हेलो दोस्तों, ट्यूटर लैब में एक बार पुनः आपका सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 11th फिजिक्स का केपलर्स लॉज ऑफ मोशंस। दे आर द स्टैंडर्ड, दे आर द सम लॉज विच आर गिवन बाय द केपलर्स। केपलर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जो कि 16वीं सदी में पैदा हुए थे। उन्होंने कुछ प्लेनेटरी मोशंस के लॉज दिए जो कि आज भी सत्य हैं और एप्लीकेबल है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यूँ देखिए तो ये आपके 11th फिजिक्स के यूनिट जो है ग्रेविटेशंस उसमें आता है। नाउ लेट वी स्टार्ट इट। केपलर्स लॉ ऑफ मोशंस। ऑफ प्लेनेटरी मोशन। In the around 1560s, the Kepler have studied the planetary motion. It means solar system. उन्होंने सौर मंडल का अध्ययन किया and he proposed few laws for the planetary motions. These are the known as the Kepler's law of planetary motion. इन्होंने 3 नियम दिए। 3 नियम क्या दिए ये याद कर लीजिए पहले। लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का नियम। सेकंड, लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। एंड थर्ड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये 3 नियम दिए उन्होंने। आवर्तकाल का नियम, केपलर ने प्लेनेटरी मोशंस के यानी कि ग्रहों की गति के 3 नियम दिए। वो कहते हैं, उनको कहते हैं अपन प्लेनेटरी लॉ, द केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। एंड ये 3 नियम नाम याद कर लीजिए इनके। लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ टाइम पीरियड। कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम, आवर्तकाल का नियम। अब ये क्या है, बड़े आसान से हैं समझने। थोड़ा सा आप समझोगे तो एक बार याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी भर। नाउ लेट वी ट्राई दिस। The first rule, law of orbit. या कक्षा का नियम। ये क्या कहता है? ये कहता है all the planets are revolving around the sun in elliptical orbit. जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार कक्षा में गति कर रहे हैं। ये ऐसी अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार परिपथ में गति कर रहे हैं। दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या होता है, 2 फोकस केंद्र होते हैं, F1 और F2। ये फोकस केंद्र क्या होते हैं, जैसे सर्कल होता है तो उसमें एक सेंटर होता है, C कहलाता है। ऐसे ही इसको जो ड्रा करते हैं तो इसके 2 बिंदु आते हैं जिसके आधार पर ये डेवलप होता है दीर्घवृत्ताकार पथ। वो उनको कहते हैं फोकस बिंदु या फोकस केंद्र। तो F1 और F2 2 फोकस केंद्र होते हैं। आगे कहता है ये नियम कि ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग। ये प्लैनेट है रिवॉल्विंग किस में कर रहा है, इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, दीर्घवृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। एंड
द पोजिशन ऑफ द सन, आगे ये कहता है द पोजिशन ऑफ द सन इज एट वन ऑफ इट्स फोकल पॉइंट। इसको समझ लीजिए, सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार परिपथ में घूम रहे हैं तथा सूर्य की स्थिति उस पथ के दो फोकस पॉइंट में से एक पर होती है। ये आपका सीधा सीधा नियम कहता है। आप इसको, ये दो फोकस पॉइंट, ये इसको समझ लीजिए आप, ये एक पथ है, इसका F1 और F2, इस पथ के लिए F1 F2 ये है। तो ये कोई ग्रह है जो चक्का लगा रहा है, जब जस्ट लाइक अर्थ, ये अर्थ है, ये चक्का लगा रही है, और अर्थ के जो पहला ये सर्ग जो इसका ऑर्बिट आया है उसके F1 पे सूरज स्थित है। एक है जुपिटर, जुपिटर अपना बाहर है, तो जुपिटर मान लीजिए ऐसा है, उसका पथ ये है जुपिटर का, और जुपिटर के जो दो फोकस पॉइंट है वो कहाँ आएंगे, एक यहाँ पे आ गया, दिस इज द F1 डेज, ये जुपिटर के लिए है FJ1, और तो दूसरा जो पथ आएगा वो सूरज की पोजीशन पर आएगा, इट मीन्स FJ2 कहाँ आएगा, इसी पे आएगा। तो ये देखिए अर्थ के लिए ये जुपिटर है, अर्थ के लिए तो जो ये ऑर्बिट था उसके पहले फोकस पर सन स्थित है, जबकि सेकंड जुपिटर के लिए क्या हुआ, ये पहला केंद्र, इसका फोकस केंद्र ये है, जबकि दूसरा केंद्र यह है, इट मीन्स सूरज की स्थिति इसके दूसरे फोकस केंद्र पे है। तो जो इसका जो भी ऑर्बिट होगा उसका जो सन का लोकेशन है वो किसी न किसी एक फोकस बिंदु पे उसके आएगा। ये पथ ही इस तरह से होगा कि एक फोकस पॉइंट पर सन स्थित होगा। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर प्लैनेटरी मोशन। सेकंड, लॉ ऑफ एरिया। क्षेत्रफल का नियम। ये क्या कहता है, ये जब इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, ये इसके दो फोकस हो गए F1 F2, माना कि सन F1 पे स्थित है, तो ठीक है, इसको हटा दीजिए अभी। दिस इज द लोकेशन ऑफ सन, ये आपका सन है, और ये कहाँ F1 इसके। जब भी कोई स्थिति होगी, सपोज किसी टाइम t पे या किसी पॉइंट पे A पे स्थिति है, अपना प्लेनेट कहाँ A पर है, एक स्ट्रेट लाइन खींचिए जो कि ये इसकी उस समय की दूरी बताएगा या रेडियस बताएगा। डेल्टा टी टाइम में, ये टाइम इंटरवल है डेल्टा टी कुछ भी हो सकता है, 10 घंटे मान लो, 20 घंटे मान लो, कुछ ही मान लो। ये डेल्टा टी टाइम में ए पोजीशन से ये ग्रह आ जाता है बी पोजीशन पे, इट मीन्स ये कहां से चला, डेल्टा टी समय में ए से चलकर ये बी पे आ गया। तो जो ये इसकी लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सन टू प्लेनेट,
इसने कितना एरिया स्वेप किया, ये इतना एरिया स्वेप किया। दिस इज द, अगर आप इसको ओ मान ले तो एरिया स्वेप बाय रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर इज एरिया ऑफ ओ ए बी। जितना एरिया ओ ए बी का है ट्राइंगल का, उतना एरिया इसने स्वेप किया। ठीक है, माना कि ये किसी अन्य टाइम पे सी पोजीशन पे है और डेल्टा टी टाइम में ये यहां पे चल के डी पोजीशन पर आ जाता है। तो यहां पे डेल्टा टी टाइम में कितना एरिया स्वेप किया, इसने स्वेप किया डेल्टा टी टाइम में, here in the delta t times the area swept by the radius vector is area of triangle OCD। इसने इधर डेल्टा टी टाइम में इतना किया जबकि डेल्टा टी टाइम में ये किया। केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है वो समझ लीजिए। ये कहता है कि the area swept in the equal interval of time by the radius vector is same। अब ये देखिए यहां इस पे पास में है तो अपन कैसे एरिया बराबर होगा, और ये जबकि दूर है तो ये एरिया कैसे बराबर होगा, ये ऐसे होगा कि जब दूर होगा प्लेनेट तब तो वो धीरे चलेगा, जब पास होगा तो ज्यादा चलेगा। तो इसकी जिसकी जो सर्क्यूमफ्रेंस है वो ज़्यादा होगी, इसका चाप है वो ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स इसकी जो मोटाई है इसकी बढ़ जाएगी जबकि इसकी मोटाई कम रहेगी। तो ये नियम क्या कहता है, ये कहता है द एरिया स्वेप बाय रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल in equal interval of time for a planetary motion। इसकी त्रिज्या द्वारा किसी समय अंतराल में स्वेप किया गया एरिया हमेशा बराबर रहेगा। अर्थात जब ग्रह दूर होगा तब ये धीरे चलेगा और जब ये पास होगा तो तेज चलेगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ एरिया। द एरिया स्वेप बाय द रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय ए प्लेनेट। थर्ड वन, ये आपका लॉ ऑफ एरिया हो गया। तीसरा है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। आवर्तकाल का नियम। आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड, ये समझ लीजिए। ये बहुत जरूरी समझना। टाइम पीरियड कोई भी पीरियोडिकल मोशन होता है, मोशन दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है अपना पीरियोडिकल मोशन और दूसरा होता है नॉन पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति, अनावर्त गति। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, दैट मोशन विच इज द रिपीटेड आफ्टर ए सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल। एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद में ये रिपीट होता है। कीप ऑन रिपीटिंग
आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। एक निश्चित समय के बाद में ये रिपीट होता है। जैसे आपका झूला देख लीजिए, ये पेंडुलम है, आपने इसको यहां से छोड़ा, ये यूं जाएगा, ये यहां आएगा, फिर वापिस यूं जाएगा, फिर वापिस यूं आएगा, ये कीप ऑन रिपीटिंग, ये जाएगा आएगा। एक पत्थर है या प्लेनेट को ले लीजिए, ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, ये सन है और ये प्लेनेट है। ये क्या करेगा, ये यहां से चला, चक्का लगाएगा, 1 साल के बाद में वहीं आ जाएगा, फिर ये चक्का लगाएगा, फिर वापस यहीं आ जाएगा, फिर ये चक्का लगाएगा। इट मीन्स दिस इज द कीप ऑन रिपीटिंग। सो द प्लेनेटरी मोशन इज द पीरियोडिक मोशन। जबकि नॉन पीरियोडिक में क्या है, रिपीटेशन नहीं होगा। एक फिक्स इंटरवल के बाद में रिपीटेशन नहीं होगा। दैट इज ए नॉन पीरियोडिक मोशन। जो हम करते हैं वो तो सब नॉन पीरियोडिक मोशन। मैं यहाँ से ए से बी जगह गया, बी से स्कूल गया, स्कूल से पिक्चर हॉल गया, पिक्चर हॉल से फिर कहीं मार्केट चला गया, फिर वापस घर आया। सो दे आर द नॉन पीरियोडिक मोशन। सो पीरियोडिक मोशन, a motion which is the repeating after a fixed interval of time. Planetary motion is a periodic motion. अब ना हो जो काम की चीज है, planetary motion is a periodic motion. ये आवर्त गति है जो कि एक समय के बाद में रिपीट होती है। Now come on the third law. थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है ये थर्ड लॉ क्या कहता है इसका? ये कहता है कि the square of the time period of a planet is directly proportional to cube of the average distance of planet from sun। यहां पे एक चीज देखिए, टाइम पीरियड। जब पीरियोडिक मोशन होगा तो क्या होता है, टाइम पीरियड, एक टर्म आती है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन और elapsed in completion of one cycle। एक चक्कर में लगा समय। ये क्या कहलाता है, एक चक्कर में लगा सके। तो इट मीन्स जस्ट लाइक अगर आप सन और देखिए, सन और अर्थ को देखें तो पृथ्वी अपना चक्कर कितने टाइम में पूरी करती है, 365 डेज में। सो व्हाट इज दिस, 365 डेज इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। सबके लिए अलग होगा, ये फिक्स होता है। और थर्ड लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of a planet is directly proportional to the cube of the average distance of the planet from the sun। ये आपका, अगर इसकी एवरेज डिस्टेंस में r मान लूं, ये एवरेज डिस्टेंस है पथ की, तो
द टाइम पीरियड अगर इसको मैं टी कह दूं तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर टी क्या है, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन और आर क्या है, ये माध्य दूरी है। जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसकी चूंकि रेडियस चेंज होती है तो अपन एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, ये माध्य दूरी, द एवरेज डिस्टेंस और एवरेज रेडियस यू कैन से। सो द टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एक बार समराइज कर लें, ये तीनों सीधे सीधे नियम है। फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट, all the planets is revolve in the elliptical path and sun position is at one of the focus. Second is the law of area, that all the planetary motion is like that way that it sweep out the equal area in equal interval of time. Third is the simple this one, the square of the time period of revolution of a planet is proportional to the cube of the average distance of the planet from the sun. Thank you. Next we will take the Newton's law of motion. So keep in touch and subscribe my channel. Next अपन लेंगे Newton's law of motion. ये पूरा ग्रेविटेशन पूरा करेंगे, ये एक एक टॉपिक लेके अपन सारा पूरा करेंगे। Thank you very much for watching. Please subscribe so you can get my latest videos and updates. Thank you very much.